गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग बीएसटी पढ़ने जा रहे हैं। बीएसटी में चैप्टर 7 हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बता दिया था अंगूरी लता संदेशवाहन किसे कहते हैं। अभी हम लोग देखते हैं औपचारिक तथा अनौपचारिक संदेशवाहन में क्या अंतर है। क्वेश्चन है औपचारिक तथा अन हम लोग देखेंगे औपचारिक तथा अनौपचारिक संदेशवाहन में क्या अंतर है। जब भी हम लोग किसी का अंतर निकालते हैं तो हम लोग इस तरह से उसको बांट देते हैं। ऐसे ही पेज को बांटेंगे। आप पहले लिखेंगे अंतर का आधार, अंतर का आधार, और नेक्स्ट में हो जाएगा औपचारिक संदेशवाहन, औपचारिक संदेशवाहन, फिर हो जाएगा अनौपचारिक संदेशवाहन। चलिए अब इसमें हम लोग अंतर स्पष्ट करते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक संदेशवाहन में क्या अंतर है। ठीक है, आप लोग इसको कॉपी में जल्दी लिख लें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अंतर का आधार। तो सबसे 1 नंबर में होता है ढांचे का आधार, बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है संदेशवाहन का। इंग्लिश में अगर आपको बता दें तो औपचारिक संदेशवाहन मतलब होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, और अनौपचारिक संदेशवाहन मतलब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, ढांचे का आधार यह होता है कि औपचारिक संदेशवाहन में लिखिएगा यह अधिकार तथा दायित्व के औपचारिक ढांचे पर आधारित होता है। यह अधिकार तथा दायित्व के औपचारिक ढांचे पर आधारित होता है। अनौपचारिक संदेशवाहन में यह व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों पर आधारित होता है। यह व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध पर आधारित होता है। दूसरा नंबर में लिखिए मार्ग। मार्ग क्या है। औपचारिक संदेशवाहन इसका निश्चित मार्ग होता है, और अनौपचारिक संदेशवाहन इसका अनिश्चित मार्ग होता है या टेढ़े मेढ़े मार्गों से होकर गुजरता है। ठीक है, पहले तो आपने आधार ढांचे का आधार देखा, अब दूसरा देखा मार्ग। तो मार्ग में आपको लिखना है औपचारिक संदेशवाहन का निश्चित मार्ग होता है, परंतु अनौपचारिक संदेशवाहन का मार्ग काफी टेढ़ा मेढ़ा होता है, वो अलग अलग रास्तों से होकर गुजरता है। 3 नंबर में आप देखिए लिखित अथवा मौखिक। औपचारिक संदेशवाहन प्रायः लिखित रूप में ही पाए जाते हैं। औपचारिक संदेशवाहन प्रायः लिखित रूप में ही पाए जाते हैं, और अनौपचारिक संदेशवाहन प्रायः अलिखित मतलब कि मौखिक रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, औपचारिक संदेशवाहन लिखित पाया जाता है और अनौपचारिक संदेशवाहन मौखिक रूप से पाए जाते हैं। उद्देश्य क्या है इन दोनों का। उद्देश्य में देखिए यह संगठन के उद्देश्यों को ध्यान में रख कर लिया व दिया जाता है। ठीक है, चूंकि इसमें हमें कोई संदेश देना है अपने से नीचे या अपने से ऊपर कर्मचारियों को, तो उसमें कर्मचारियों को उद्देश्यों को ध्यान में रखकर एक संदेश देना रहता है। परंतु अनौपचारिक संदेशवाहन में व्यक्तिगत तथा सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर संदेश दिया जाता है। ठीक है, स्पष्टता क्या होती है। औपचारिक संदेशवाहन पूर्ण रूप से स्पष्ट होती है। ठीक है, चूंकि ये लिखित भी होता है इसलिए पूरी तरह से स्पष्ट होता है, और अनौपचारिक संदेशवाहन में अस्पष्टता होती है, ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता। विश्वसनीयता क्या है इसमें।
औपचारिक संदेशवाहन पूर्ण रूप में विश्वसनीयता होती है। चूंकि औपचारिक संदेशवाहन लिखा होता है इसलिए ये पूर्ण रूप से विश्वास के पात्र मतलब विश्वास के लायक होता है। और अनौपचारिक संदेशवाहन विश्वसनीयता का अभाव होता है। चूंकि ये मौखिक होता है और दो लोगों के बीच जो मौखिक बातचीत होती है वो तीसरे को पता चल जाती है या उसमें कुछ मिला दिया जाता है, इसीलिए यह विश्वसनीयता इसमें से समाप्त हो जाती है। चूंकि लिखित कोई भी कार्य करना ज़्यादा प्रभावशाली होता है परंतु मौखिक कार्य पे ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोचशीलता। इसमें लोचशीलता का अभाव होता है। औपचारिक संदेशवाहन जो है उसमें लोचशीलता का अभाव होता है और अनौपचारिक संदेशवाहन पूरी तरह से लोचदार होता है। क्यों, मैं बता देती हूँ। औपचारिक संदेशवाहन जो है वो लिखित होता है। एक बार जो बातें लिख दी जाती है उसको फिर बदला नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन अनौपचारिक संदेशवाहन में होता क्या है कि ये मौखिक होता है। चूंकि मौखिक बात मुंह से जो किया जाता है तो जो मौखिक बात होती है उसे बदला जा सकता है। गति, औपचारिक संदेशवाहन धीमी गति से होती है और अनौपचारिक संदेशवाहन बहुत ही तीव्र गति से चलती है। इसकी गति मैं आपको समझा देती हूँ। औपचारिक संदेशवाहन में जब भी कोई कार्य किसी से कराना है या किसी को कोई संदेश देना है तो इसके लिए ये कार्य थोड़ी धीमी गति से होती है, क्योंकि पहले आपको अपने से बड़े मैनेजरों से इस बारे में डिस्कस करना पड़ता है, फिर उसे लिखना पड़ता है और उसके बाद उसमें सब लोगों का साइन लेना पड़ता है। उसके बाद इस कार्य को किया जा सकता है। परंतु अनौपचारिक संदेशवाहन वहीं पे लागू होता है जहाँ पे आपातकालीन स्थिति होती है। चूंकि आपातकालीन स्थिति में इतना समय नहीं होता हमारे पास कि हम एक लिखित दस्तावेज तैयार कर सके, तो उस वक्त मौखिक ही बातों का कार्य किया जाता है। मौखिक बातें बोलकर और तुरंत उसको शीघ्र ही लागू कर दिया जाता है। इस तरह आप लोग देख लिया अनौपचारिक और औपचारिक संदेशवाहन में क्या अंतर है। औपचारिक संदेशवाहन लिखित होता है और अनौपचारिक संदेशवाहन मौखिक होता है। ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हो सकता है ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ ले, तो इसे आप हमेशा ध्यान रखेंगे। लास्ट हम लोग देख लेते हैं संदेशवाहन की बाधाओं को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं। संदेशवाहन की बाधाओं को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं। संदेशवाहन के बाधाओं को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं। संदेशवाहन की संबंधी बाधाओं को थोड़े ही प्रयत्न से दूर किया जा सकता है, ठीक है। संदेशवाहन के बाधाओं को थोड़े से प्रयत्न से ही दूर किया जा सकता है। इस संबंध में निम्नलिखित सुझाव विचारणीय हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब प्रत्यक्ष संबंध। प्रभावपूर्ण संदेशवाहन के लिए सबसे पहली जरूरत संदेशवाहन श्रृंखला करके पारंपरिक व्यक्तिगत संपर्कों को बढ़ावा देना है। इसके लिए संस्था में निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। संस्था में सूचना सहायक अधिकारी नियुक्त करना चाहिए। नियंत्रण क्षमता को बढ़ाना चाहिए। यथासंभव विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे हमें निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं। प्रत्यक्ष संपर्क का मतलब होता है कि जिसे हमें
ऑर्डर देना है, जिसे हमें बताना है कि क्या करना है। उन लोगों से पारस्परिक मिलने के बाद हमें ये देखना होगा कि उन लोगों को क्या चीज़ों की ज़रूरत है और वो किस तरह से कार्य को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। प्रत्यक्ष संबंध रखने के लिए हमें एक संदेशवाहन अधिकारी होना चाहिए, जो हर बातों को उन्हें सही ढंग से समझा सके। इस तरह से कार्य करने से हमें बहुत सारे लाभ भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है प्रत्यक्ष संबंध। दूसरा हम देखते हैं सरल तथा सही भाषा का प्रयोग। संदेशवाहन में हमेशा सरल और सही बातों का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सरल बात बोलने से ही लोगों को समझ में आती है ना। तो इसीलिए इसमें हमेशा सरल और सरल भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए, और इसमें क्रोध, व्यंग या उपहार पर नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी कर्मचारी को कुछ बताया जा रहा है तो उस पे टोन किया जा रहा है। ये सब बातें संदेशवाहन की बाधाओं को और बढ़ा देती है। इसीलिए संदेशवाहन की बाधाओं को दूर करने के लिए हमें सरल तथा सही भाषा का प्रयोग करना होगा। श्रवण क्षमता का विकास। संदेशवाहन की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि सभी कर्मचारियों में संदेशों की सुनने की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है। उनका विकास किया जाए, जिससे वे संदेशों को अच्छी तरह से समझ लें और उसे अच्छी तरह से अपने बिजनेस में फॉलो करें। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परस्पर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पारस्परिक सद्भाव तथा विश्वास का विकास। संदेशवाहन की बाधाओं को दूर करने के लिए यह भी जरूरी है कि संदेश प्रेषक तथा संदेश प्रापक के बीच आपसी नेकियता और विश्वास का आधार पैदा होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अनौपचारिक तथा व्यक्तिगत संदेशवाहन का प्रयोग। संदेशवाहन व्यवस्था के लिए औपचारिक संदेशवाहन के साथ साथ कभी कभी अनौपचारिक व्यवस्था का भी प्रयोग किया जाना चाहिए, जहां पर यथासंभव हो लिखित संदेशवाहन की औपचारिकता से बचा जाए तथा आमने सामने बैठकर खुली बातचीत के द्वारा समस्याओं को सुलझाया जाए। तो यहाँ पे बता रहा है कि अनौपचारिक तथा व्यक्तिगत संदेशवाहन के द्वारा हम लोगों की परेशानियों को ज़्यादा अच्छी तरह से दूर कर सकते हैं, क्योंकि जो औपचारिक संदेशवाहन है उसमें हम लोग लिख के भेज दिया जाता है कर्मचारियों के पास, परंतु जो औपचारिक संदेशवाहन है वो बहुत अच्छे तरीके से इसमें कार्य करता है। लोगों के साथ बैठकर आपस में जो बात किया जाता है वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम लोग कल देखते हैं इसके आगे। थैंक यू।